जोहार, नमस्कार। मेडिकल चिकित्सा विज्ञान आम तौर पर अधिकतर माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है डॉक्टर बने और डॉक्टर बन कर के नाम कमाए, लोगों का इलाज करे, बहुत सारा पैसा कमाए और उसका अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। हर किसी की अपनी प्रायोरिटी रहती है कि देश के जो सरकारी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं जिनका बहुत नाम है उसी में उसका एडमिशन हो। उसके लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं जितना उनके साथ संभव हो सकता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी कम है कि और भी सारे मेडिकल कॉलेज हैं कि उनके अलावा मेडिकल कॉलेज का मतलब कि जहां अच्छी पढ़ाई होती हो। अच्छी जब पढ़ाई होती होगी यानी कि टीचर अच्छे होंगे, टीचर पर्याप्त संख्या में होंगे तो वहाँ बच्चे बेहतर कर सकते हैं। और लोग चाहता है कि बच्चा जब मेडिकल पढ़ने जा ही रहा है तो अच्छा ज्ञान लेकर के आए ताकि लोगों का अच्छे से इलाज कर सके। तभी कमाई भी है और तभी नाम भी है, तभी सम्मान भी है। नीट का रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल काउंसलिंग के लिए बच्चे परेशान हैं। ये क्या है मेडिकल काउंसलिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए गार्जियन जो परेशान रहते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, बीच बहस में आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं एक अच्छे काउंसलर रांची के सुधांशु कुमार जी, स्वागत है आपका। और एक अभिभावक हैं शशिभूषण सिंह जी, स्वागत है आपका भी। नमस्कार। शशिकांत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो एक तो मैं आरंभ आप ही से करता हूं सुधांशु जी कि ये जो मेडिकल है इस फील्ड में जाने वालों को जाने के पहले यानी कि इंटर में बायोलॉजी चुनने के पहले क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद आगे रिजल्ट आ गया तो फिर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनमें क्षमता है कि नहीं क्षमता है, गार्जियन को भी देखना चाहिए। सिर्फ शौक हो जाने से बात बनती नहीं है, उसकी उतनी तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो जो बच्चे नीट एस्पिरेंट हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक सब्जेक्ट है जिसके वही होना चाहिए मेडिकल एडमिशन्स के लिए। नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए मस्ट है जी। उसमें एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं, तो क्वालिफाई अभी परसेंटाइल बेसिस हो गया है। 720 का एग्ज़ाम होता है और उसमें आपका 50 परसेंटाइल आता है तो फिर 4 जनरल कैटेगरी, और ST, SC, OBC के लिए 40 परसेंटाइल है। अगर आप इतना मार्क्स लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं मेडिकल एडमिशन के लिए। एडमिशन के पहले वाले प्रोसेस में हम थोड़ा चले जाएं। एडमिशन के पहले वाले प्रोसेस में जाएं तो सबसे पहले तो अगर जब बच्चा हमारा 11th में चला जाता है वहीं से हमें कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस में प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। कुछ अच्छी फैकल्टीज़ के साथ, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, तो इसको एक बेस बनाते हुए हमें उसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। उसमें जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, शशिकांत जी के पास मैं जाऊँगा, वो ये कि बच्चा कैसे समझे कि वो उसके लायक है कि नहीं और क्या तैयारी करनी चाहिए। गार्जियन कैसे समझे, ये दो चीज़ें हैं क्या शशिकांत जी? ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। वही हम भी पूछना चाह रहे थे सर से कि कैसे बने बच्चा जो है जी सर, कैसे अब समझेंगे हम लोग कि बच्चा उस लायक है कि नहीं, जैसे कि एजुकेशन में मेडिकल में जाने लायक, तो आप लोग कैसे उसको? देखिए, सर्वप्रथम ये होता है कि बच्चा जब एडमिशन लेता है, क्लास 6, 7, 8 में जाता है, तो उसका इंटरेस्ट सबसे ज़रूरी है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट अगर किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उसको आप डॉक्टर नहीं बना सकते। नहीं सुधांशु, एक बात मैं बता रहा हूँ, जो अभी भी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उस एजुकेशन में आम तौर पर माँ बाप के पास दो ही ख्वाब रहता है, इंजीनियर या डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके आगे वो जानते ही नहीं कि इसके आगे भी दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। साइंटिस्ट बन सकता है। बिल्कुल। तो उनको हमको यह बताना है कि एक तो अगर आपका बच्चा 11 में गया या 6, 7 में जा रहा है, वो कह रहा है कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये लेंगे, क्या नाम है, बायोलॉजी लेंगे या मैथ लेंगे, तो उसके लायक है कि उसके अनुरूप बनाना। कहते हैं कि पत्थर को तराशने से भी खुदा हो जाता है। बिल्कुल। पत्थर को भी तराशो तो खुदा बन जाता है। तो वो उसके अनुरूप बना सके, इसके लिए क्या रास्ता? देखिए, सबसे पहले तो यह है, जब बच्चा हमारा क्लास 8 में ही चला जाए वहीं से हमें प्लान करना चाहिए। अगर बच्चे को हमको मेडिकल के अनुरूप ही बनाना है, हमें काफ़ी टेक्निकल एजुकेशन, लेकिन चूंकि हम लोग मेडिकल पे चर्चा कर रहे हैं तो अब मेडिकल पे चर्चा पे क्लास 8 में जाए तो बच्चे को सबसे पहले तो क्या है कि उसको देखना चाहिए उसके बायोलॉजी में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर बायोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है तो साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इन तीनों में इंटरेस्ट है तो बच्चे को फिर आपको बताना चाहिए कि हाँ भाई, आप मेडिकल पढ़ने के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो अब आप उसके हिसाब से तैयारी करो।
आप क्या अपने बच्चे के बारे में जो सोचते हैं या सोचे आप, कैसे सोचे आप कि बच्चा की कैसे तैयारी होनी चाहिए? आपका बच्चा कब बताता है कि भाई, या आप बताते हैं बच्चे को तुमको डॉक्टर बनना है? दो चीज़ें हैं, गार्जियन भी कहता है कि डॉक्टर बनना है और बच्चा भी कहता है कहीं से सुन करके कि हमको डॉक्टर बनना है। सर ऐसा है कि डॉक्टर बनने का पहले तो डिस्कशन नहीं होता, लेकिन उसका इंटरेस्ट हम लोग पहले बच्चा का मालूम कर लेते हैं कि वो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है या मैथ्स में इंटरेस्टेड है। तो साइंस सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्टेड है तो वो खुद से ही हम लोग बातचीत करते करते बातचीत हो जाता है कि आप डॉक्टर्स की तरफ इंटरेस्टेड हो, तो वो फिर इंटरेस्ट दिखाता है तो हम लोग उसको सब्जेक्ट वाइज फिर बताते हैं कि फिर आपको इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री सब पढ़ना पड़ेगा। तो वो लोग इंटरेस्ट साइंस सब्जेक्ट में दिखाता है तो उस हिसाब से हम लोग आगे तय करते हैं कि इसको डॉक्टर्स की तरफ मूव करना है कि क्या करना है। सुधांशु जी, आमतौर पर तैयारी जो होती है वो कहिए कि टारगेट फिक्स होता है 11 के आसपास। जी, 11 के आसपास कि 11 में जब बच्चा जाने वाला है तब होता है। तो उसके पहले जी एक तो 8वीं से लेकर के 10वीं तक बिल्कुल, और एक है 11वीं से लेकर 12वीं तक। इन दोनों के बीच में जी जो सिचुएशन है गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई का जी, तो उसमें बच्चों को कैसे तैयार कराते हैं? देखिए, क्लास 8 में जब बच्चा चला जाता है तो आपको बच्चा लगभग ये आपको पता लग जाता है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट किस तरफ है। अगर लगता है ऐसा कि बच्चा हमारा मेडिकल की तरफ झुकाव है तो क्लास 8 से ही उसको कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में, मान के चलिए अगर सरकारी स्कूल की बात करें, अगर वहाँ अच्छी पढ़ाई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको प्राइवेट ट्यूशन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, आपको फिजिक्स देखना पड़ेगा, केमिस्ट्री देखना पड़ेगा, बायो देखना पड़ेगा। उसमें 2 पार्ट्स हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो आपको क्लास 8 से लेकर 10th तक ये कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, क्योंकि 11th और 12th में जब आप बच्चा पहुंच जाता है तो उनके पास बड़ा कम समय होता है। होता ये है कि 11th की भी पढ़ाई करनी है, फिर 12th के भी करनी है, उसके बाद ही अब साथ में अगर हमें अपेयरिंग में ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ऑब्वियसली हमें क्लास 8 से ही लगना पड़ेगा। तो और उसमें पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। जी, आप कुछ कह रहे हैं। सर हम कुछ पूछना चाहते हैं सर, सुधांशु सर से पूछेंगे कि सर क्या सब्जेक्ट वाइज मुझे पढ़ाना है बच्चे को, या फिर एक साथ भी कोई इंस्टीट्यूट में डाल दिए तो, या फिर अलग अलग हम पढ़ा सकते हैं बच्चे को ट्यूशन्स की? हाँ, ये सब फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है या बायो पढ़ना है, तो उसको अलग अलग ट्यूशन देंगे या फिर एक इंस्टीट्यूट में डालने से भी चल सकता है? देखिए कौन सा बेस्ट? देखिए सबसे पहले तो क्लास 8 में आपको अलग अलग ट्यूशन देनी चाहिए। फिजिक्स की अलग देनी चाहिए, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग। उससे सेपरेट क्या होगा, बच्चा आपको पता, उसका इंटरेस्ट पता लग जाएगा और बच्चे का जो एकेडमिक है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में डालते हैं तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज हुआ करती हैं, तो बच्चा का क्या है कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए कि फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट का सेपरेट आपको कोचिंग देना चाहिए। चाहे अगर आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो आप वहीं पे करें। अच्छा, ठीक है। नहीं, एक इसी से रिलेटेड कुछ किताबें हैं क्या स्पेशल कि वो किताबें बच्चों को पढ़नी ही चाहिए अगर मेडिकल की तरफ जाना है तो? देखिए, और उस तैयारी अगर आप जो बुक्स आज डिसाइडेड है 8 में, अब सपोज अगर 8, 9, 10th की बात करें तो पहले तो उसमें बायो आप जो बेसिक्स बुक्स पढ़ते हो, अगर वही बुक्स आप पढ़ें तो काफ़ी हैं, सफिशिएंट्स हैं। लेकिन अब जब 11th में जाएंगे तो काफ़ी टेस्ट सीरीज आती हैं, काफ़ी फिजिक्स की अलग बुकें हैं, केमिस्ट्री की हैं, बायो की हैं, स्पेशली मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए उसमें टेस्ट सीरीज हैं, वो तो आपको लेना पड़ेगा। नहीं, एक मान्यता है कि एनसीईआरटी की किताब अगर 8वीं से लेकर 12वीं तक ठीक ठाक से पढ़ें, मान्यता मैं बता रहा हूँ, तो बहुत जरूरत नहीं है कि आप हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर एनसीईआरटी की बुक्स को अगर बच्चे अच्छे से पढ़ लें तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि और कुछ बुक्स की जरूरत है। उसमें सफिशिएंट है कि बच्चा हमारा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा। मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों के पास जब काउंसलिंग के लिए आते हैं गार्जियन, तो आप बच्चों में क्या क्या टैलेंट खोजते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, हमारे पास तो ये सवाल है, उसी के साथ दूसरा सवाल हम नीट के रिजल्ट के बाद अब आगे की ओर जाएंगे। जी। सबसे पहला है कि बच्चा अगर हमारे पास आता है तो हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास कोई बच्चा है कि भाई बच्चा का क्या बेस है, तो बेस के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम उसकी टेस्ट सीरीज लेते हैं। अब टेस्ट सीरीज में क्या होता है, या तो हम 5 साल 10 साल पुराना क्वेश्चन दे देते हैं, उसको टाइम मैनेजमेंट देते हैं 3 आवर्स का। अगर हमें लगता है कि बच्चा अगर उसमें 80% के ऊपर लेके आ रहा है तो कंडीशन ये बनता है कि बच्चा हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में क्वालिफाई कर जाएगा और बच्चा हमारा ठीक है। और अदरवाइज हम कहते हैं पेरेंट्स को कि बच्चे को और पढ़ाई की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा और अच्छे इंस्टीट्यूशन में डालिए, या टाइम मैनेजमेंट जैसे 5 to 6, अगर 4 आवर बच्चा डेली पढ़ता है तो उसको कम से कम 6 to 8 आवर्स में चेंज करिए, और बच्चा इतना स्टडी करे तो फिर काफ़ी है। आप शशिकांत जी, आपका कोई सवाल है? हाँ सर, ये पूछना चाह रहे थे कि ठीक है, हम बच्चे को 8, 9, 10th में हम उसको अगर मान लीजिए कि
जैसे ट्रेडिशनल की एनसीईआरटी की बुक पढ़ाने से हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसके बाद साथ में अगर मान लीजिए टेस्ट सीरीज भी कराना जरूरी है उसके साथ? देखिए, टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एनसीईआरटी आपको बेसिक स्टडी होती है, और टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चा हमारा 3 आवर्स में, जैसे जो क्वेश्चंस बने हैं 3 आवर्स में कितना बच्चा सॉल्व कर पाता है। क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली होता क्या है, जब बच्चा एग्जाम देता है तो सबसे पहले वहाँ घबरा जाता है और उसको ये पता नहीं चलता। वो तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप ये करते हो टेस्ट सीरीज, तो बच्चा हमारा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है और अच्छे एक स्कोर लाने की संभावना बन जाती है उसमें। अच्छा। टेस्ट सीरीज आपके अनुसार सर उस समय किया जाए जब वो मैट्रिक एग्जाम दे, इंटर में हो, उस समय करना उचित? नहीं, टेस्ट सीरीज आप 11th के बाद दीजिए। 11th के बाद? 11th के बाद दीजिए। अच्छा। तो उस समय उसके बाद ही किया जा सकता टेस्ट सीरीज, तभी आप संभव हो पाएगा। 2 और सवाल बनता है। एक सवाल तो ये बनता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, गार्जियन को क्या करना चाहिए निरंतरता में, कंटिन्यूटी में, मेडिकल पीटी देने के पहले तक क्या क्या करना, नीट में जाने के पहले? देखिए, बच्चा को ये करना चाहिए कि बच्चा को तो अच्छे से पढ़नी चाहिए, कम से कम 6 to 8 आवर्स, और अलग अलग सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो फिर एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं होगा। ये ट्रेडिशन है कि हर आदमी अपने बारे में पारंगत मानता है कि हम तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो उसको अपना देखने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, तो उसको क्या करना? उसको करना ये चाहिए पेरेंट्स को सबसे पहले तो टाइम टू टाइम, बच्चे को देखिए सबसे पहले ये करना चाहिए कि अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए, फिजिक्स में अच्छा करने के लिए, केमिस्ट्री में अच्छा करने के लिए, बायोलॉजी में अच्छा करने के लिए हर वीक एक टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। हर वीक एक टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, तो उसको ये पता लग जाता है कि हम कितना स्टडी कर पाए हैं। जब तक आप कोई एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आप हर आदमी पढ़ाई तो करता रहता है, लेकिन अगर कोई टेस्ट या एग्ज़ाम से नहीं गुजरते हैं तो आपको ये पता नहीं चल पाता कि हम किस लेवल पे हैं आज के डेट में। ये 3 चीज़ें हैं। हाँ। एक तो पढ़ना जी, और दूसरे पढ़ करके वो अंदर रखना, बिल्कुल, तीसरे की मेमोरी में उसको रखना, और चौथे टाइम मैनेजमेंट कि हमारे पास 3 घंटा 1 मिनट नहीं है। जी, जो है सो 180 मिनट है हमको। 180 मिनट में हमको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसी में हमको परसेंटेज ले आना है। तो ये तो उसको पता है जी, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ पता होने से नहीं होता है, इसलिए कि आमतौर पर जैसे कैमरा के सामने में कैमरा फोबिया होता है, वैसे एग्जामिनेशन का अपना फियर होता है। उस समय बुखार लग जाता है, तरह तरह की चीजें हो जाती हैं। तो वो बुखार नहीं हो, वो परेशानी नहीं हो, हेडेक नहीं होने लगे, डर नहीं लगने लगे, उसके लिए क्या करें गार्जियन? और ये देखिए, गार्जियन को बच्चे को तो हमारे हिसाब से हर दिन अपडेट देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना पढ़ाई करता है। गार्जियन सब नहीं देख सकता है ना। गार्जियन अगर आप नहीं देख सकते हैं तो कम से कम हर 1 महीने में बच्चा जब हमारा कॉलेज में जाता है या फिर इंस्टीट्यूशन में जाता है, वहाँ से आप अपडेट तो ले सकते हैं कि हमारा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, क्या अगर जो टेस्ट हो रहा है टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में हमारे बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है। नहीं शशिकांत जी, एक तो होता है आमतौर पर बच्चे को डाल करके आदमी निश्चिंत हो जाता है, इसलिए कि इस भागा भागी के दौर में उसको जीविका भी कमाना है, बच्चों को मेडिकल का खर्च भी जुटाना है। तो उस भागा भागी के दौर में गार्जियन कितना समय दे पाएगा? तो गार्जियन अगर समय नहीं देगा, वो किसी इंस्टीट्यूशन में डाल करके वो निश्चिंत हो गया कि हमारा बेटा तो बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है या बढ़िया इंस्टीट्यूशन में हमने डाल दिया है, अब या बढ़िया मास्टर साहब के यहाँ ट्यूशन के लिए दे दिया, तो उससे बात बनती है क्या? नहीं सर, वही तो हम बोल रहे, वही सबसे बड़ा बात वही है कि उससे संभव नहीं हो पाता सर। बच्चे को आप अगर मान लीजिए हमें कमाना भी है, बच्चे को परवरिश भी देखनी है, सारा घर भी संभालना है। बहुत सारे गार्जियन है कि उसके लायक नहीं है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री आर्ट्स के हैं, वो जानते नहीं कि वो उसमें क्या कर रहा है, कि बायो में क्या कर रहा है, फिजिक्स में क्या कर रहा है, केमिस्ट्री में क्या कर रहा है। नहीं, वो उनको पता नहीं, अंग्रेजी नहीं आती है, तो बच्चा अंग्रेजी में 50% स्कोर कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। ये बहुत तरह की दिक्कतें हैं। एक चीज बहुत बड़ा डिमेरिट है सर, कि और बहुत सारा प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट होता है कि बच्चे गार्जियंस को बहुत सारा दिक्कत हो जाता है इस मैटर को लेकर, कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो क्या उसमें बढ़ा है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन पहुंचा है, कितना तक पहुंचे हुए हैं, या क्या उनका टेस्ट सीरीज है, वो तो गार्जियन को समझ में आता नहीं है सर। तो उस नाते हम सर से ही जानना चाह रहे थे कि उस दरमियान हम कैसे मालूम करेंगे। टेस्ट सीरीज तो ठीक है, टेस्ट सीरीज बच्चा दे रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हमको तो नहीं पता, मालूम वो तो आके हमको कह रहे कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। तो उसको हम फिर कैसे जज करेंगे सर? उस हिसाब से थोड़ा सा देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी पेरेंट्स चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, लेकिन अगर बच्चा हमारा कितना टाइम पढ़ता है, अगर घर में आता, आप घर कोई भी काम करते हो, शाम को तो घर आ पाते ही हैं, तो आपको एक बच्चे का एक रूटीन देखना होगा कि बच्चा हमारा कब घर में स्टडी करता है, कब ट्यूशन जाता है और कब कौन से बुक्स को पढ़ता है। इतना तो आप उससे पूछ सकते हैं।
और बाकी चीज़ें ये हैं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतना आपको समय देना होगा, चाहे आप टेलीफोनिक माध्यम से करें कि हमारा बच्चा अभी कैसा कर रहा है, हमारे बच्चा रेगुलर अपडेट्स है कि नहीं, और किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर रहा है। अगर किसी सब्जेक्ट में मान के चलें कि बच्चा कम स्कोर लेके आ रहा है तो क्यों कम लेके आ रहा है, वो आप डेडिकेशन के समय टाइम दे पा रहा है कि नहीं, कि बैड हैबिट्स कुछ लग गई हैं। तो ये सब चीज़ें तो पेरेंट्स को थोड़ा अपडेट्स लेने पड़ेंगे बच्चों को। सर किसी भी जाकर इंस्टीट्यूट में जो यहाँ पे नहीं जाकर नहीं, आप टेलीफोनिक माध्यम से भी कर सकते हैं। अच्छा, पूछ सकते हैं वहाँ के आप सब्जेक्ट के टीचर से आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा बच्चा अभी कैसा अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्यों, कितना स्कोर ला रहा है, नहीं ला रहा है, और क्या कमी है जो उसको अच्छे से, आपको इतना तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक, वो तो सर आदमी एज पर गार्जियन तो आदमी मूव करता ही है, जाता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। नहीं, आमतौर पर यह चलता है कि इंस्टीट्यूट्स को अपना फीस से मतलब रहता है आमतौर पर। जी जी जी, कि हमको फीस मिल रहा है, हम गार्जियन को बोले हाँ ठीक कर रहा है, देख लिए थे ठीक कर रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दे दिए। गार्जियन के पास समय नहीं है, इंस्टीट्यूट को पता है गार्जियन समय नहीं दे सकता है, तो किस्मत उसकी वो कर सका तो उसकी किस्मत नहीं कर सका तो गार्जियन की किस्मत बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बीच से जो रास्ता निकालना है वो हमारे दर्शकों को यह बताना है कि रास्ता क्या निकलेगा। एक तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ 100% कि गार्जियन की जैसी जिम्मेवारी बच्चे के खाने पीने और पैसा जुटाने की है, वैसी जिम्मेवारी उनकी यह बनती है कि वो देखें कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, किसी भी उपाय से। जी बिल्कुल, या तो अपने भाई के माध्यम से, या अपने किसी और संबंधी के माध्यम से, या कोई समय निकाल करके बच्चे को देखना ही पड़ेगा कि बच्चा कर क्या रहा है। ये मस्ट है, बिना उनके देखे बात नहीं बनती है। बिल्कुल। लेकिन ये दूसरा सवाल जो बनता है, उस सवाल का जवाब हम आपसे चाह रहे हैं। बताएं। वो सवाल ये है कि बच्चा भी बढ़िया कर रहा है, जी जी, बच्चा संतुष्ट है जी, तो गार्जियन के साथ डायलॉग में और इंस्टीट्यूट्स में उसके साथ क्या डायलॉग होता है, या जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे स्कूल अच्छे हैं जहाँ की पढ़ाई कर रहा है, टीचर के साथ डायलॉग में ये तो पता चल सकता है कि वो कहाँ पर खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल पता लग सकता है। आप पहले तो बच्चा से भी पूछें कि बच्चा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ बच्चा कैसा कर रहा है परफॉर्मेंस। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ भी बच्चा हमारा है, देखिए कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको पैसे मिल जाते हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं तो कम ध्यान दें, लेकिन टेस्ट सीरीज में तो वैसा नहीं होगा ना। टेस्ट सीरीज में हजारों हजार बच्चों के बीच हो रहा है, तो हमारा बच्चा किस लेवल पे है ये तो आपको पता लग जाता है। और जब आपको पता लग जाता है तो बच्चे को थोड़ा और इंकरेज करना है कि थोड़ा और अच्छा करना है, जिससे कि सरकारी इंस्टीट्यूशन में बच्चे को एडमिशन मिल जाए। तो उसके लिए पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे माता पिता अभिभावक जो भी हैं, भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, और साथ में बच्चा कितना कितना टाइम दे रहा है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर 720 का एग्जाम है, टेस्ट सीरीज में 600 नंबर ले आया तो फिर एग्जाम में भी लेके आ जाएगा। अब देखना ये पड़ेगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वो कितना समय देता है। और हमें ऐसा लगता है कि कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर्स को अगर आप टेलीफोनिक पूछें या उनके टच में रहें, और जो भी पेरेंट्स अगर रेगुलर टच में हो, तो कोई भी टीचर्स बच्चे के लिए मिसगाइड करेगा कि आपका बच्चा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा और बताएगा अच्छा कर रहा है, वो जरूर बताएंगे कि बच्चा का ये लेवल है। तो फिर बच्चे को आप इनकरेज करिए कि भाई क्या कमी है, किस सब्जेक्ट में क्यों कमी है, तो उसके लिए फिर आप टीचर से बात करिए कि सर देखिए बच्चा हमारा इतना टाइम दे रहा है और क्या करना चाहिए, तो जिससे और अच्छा स्कोर आ पाए। इंस्टीट्यूट्स के बारे में आमतौर पर गार्जियंस को पता चलता है बड़े बड़े होर्डिंग से, बड़े बड़े विज्ञापन से। बिल्कुल। तो क्या विज्ञापन और होर्डिंग सफिशिएंट है गार्जियन को तय करने के लिए कि हाँ हम अपने बच्चे को इंस्टीट्यूट में भेजें? जो पोस्टर लगे रहते हैं, ये क्या नाम है, बिजली के खम्भों से लेकर टेलीफोन के खम्भों तक, और घरों में कि भाई हम वहाँ बहुत बढ़िया फिजिक्स का मेंटर है और ये आ जाए, तो उसको फोटो देख करके मान लें, या और कोई रास्ता जिससे कि कंफर्म करें कि हाँ ये बढ़िया इंस्टीट्यूट है, ये बढ़िया ट्यूटर है, यहाँ जाने से बच्चा बेहतर करेगा। क्या शशिकांत जी? इसका 2-3 पहलू है। पहला तो यह है कि अगर आपके बच्चे हैं, उनके सीनियर कोई अगर हैं, 2 साल 3 साल 4 साल सीनियर कोई भी उस स्कूल का बच्चा है या पड़ोसी है, तो ये पता करें कि अगर वो मेडिकल का प्रिपरेशन करता था तो कहाँ करता था पहले। दूसरी चीज़ें होती हैं कि आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आप हुडिंग देख के जाने की ज़रूरत है। आज के डेट में अगर आप गूगल में सर्च भी करोगे कि अच्छे बेस्ट टीचर क्या हैं, तो आपको सर्च करके 4-5, अगर फिजिक्स का ही सपोज कि हमें पर्टिकुलर टीचर चाहिए, तो आप 5-6 टीचर्स को फाइंड आउट करें या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फाइंड आउट करें। और पहले आप कितना भी बिजी हैं तो समय निकाल करके आपको बच्चे के साथ जाना चाहिए, उस टीचर से पर्सनली मिलना चाहिए कि वो टीचर्स रियली में फिजिक्स में मतलब इतना नॉलेज है कि नहीं कि हमारे बच्चे को अच्छी तालीम दे सकता है। तो उस स्थिति का आपको पता करना होगा। फिर बच्चे को बोलिए, हमें बच्चे को डेमो क्लास दीजिए। 2-4 डेमो क्लास से पता चलेगा कि आपका बच्चा खुद भी बताएगा कि हमको कितना समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट 1-2 वीक के बाद बच्चा आपको बताने लग जाएगा कि हम टीचर से पढ़ के संतुष्ट हैं कि नहीं। तो फिर बच्चों की बात पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा।
और आपको आसपास के पड़ोसी अगर कोई मेडिकल चिकित्सा की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि भाई हम फलाने टीचर के पास गए थे, वो टीचर कैसे हैं। तो बस पब्लिसिटी यही होती है, हुडिंग लगाने से पब्लिसिटी नहीं होती। अगर बच्चा कोई परफॉर्मेंस करता रहता है तो दिखता है कि हाँ उस इंस्टीट्यूट से या उस टीचर के नाम से इतने बच्चे ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है। नहीं, आपकी बात ठीक है कि एक तो सूरज है और दूसरे के सर्च लाइट को आप सूरज बना दे रहे हैं। जी जी जी। तकनीकी से हाँ, दोनों में अंतर है। ठीक है ना। अब आया सवाल ये कि मेडिकल कॉलेजेस का चयन कैसे करें। हाँ बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट्स के बेस्ट होंगे यह जरूरी नहीं है। जी जी जी। माना जाता है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के अभी भी बेहतर हैं, कंपैरेटिवली बेटर कह सकते हैं जी। लेकिन दूसरे कॉलेज के बारे में भी हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक से, कुछ लोग पैसे वाले हैं जो लोग बच्चा को चाहते हैं कि अब बच्चा भी चाहता है, बच्चा पूरा स्कोर नहीं कर पाया तो उसको कहीं जाना है, तो कैसे चयन करें मेडिकल कॉलेज का। बच्चा काउंसलिंग में कैसे जाए, गार्जियन कैसे काउंसलिंग में जाए, और कैसे मेडिकल कॉलेज के बारे में पता करके ये मेडिकल कॉलेज बेहतर है, यहाँ बेहतर पढ़ाई होती है। क्या शशिकांत जी? नहीं सर, ठीक है बात है। सबसे पहले तो ये होता है सर, आप देखेंगे जब नीट की रिजल्ट पब्लिश होती है, तो नीट की रिजल्ट पब्लिश होती है तो हर बच्चा चाहता है, हर पेरेंट्स चाहता है कि हम टॉप में जाएँ। ठीक है, टॉप इंस्टीट्यूशन में जाएँ, उसके लिए टॉप मार्क्स भी चाहिए। अगर हमारा मार्क्स कम आता है और ज़्यादा आता है, इस बीच का डिफरेंस, अगर हमारा स्कोर अच्छा आता है तब तो हमें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज का ही इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करना चाहिए। और सिलेक्शन करने का सबसे अच्छा प्रोसीजर क्या है, आप स्टेट वाइज सबसे पहले तो ये आ जाएं कि अगर कोई बच्चा किसी भी स्टेट का हो तो अपने स्टेट में 85% सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट में, और ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एम्स हैं, जिपमर हैं, BHU हैं, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप 100% सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इनके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है एम्स और जिपमर की कि अच्छे इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। लेकिन अब आता है कि किस स्टेट में अच्छा इंस्टीट्यूशन है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन कितना पुराना है, उसके एकेडमिक कैसा है, हॉस्पिटल में OPD कितना है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल होती है तो ऑब्वियसली अच्छे इंस्टीट्यूशंस होंगे। और रिकॉग्नाइज है कि नहीं, कितना पुराना है, PG है कि नहीं, तो फिर आप उससे सिलेक्शन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज हमारे बच्चे के पढ़ाने के लिए अच्छा है। एक तो जो ये नीट का रिजल्ट आता है, इसके पहले भी था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो बड़ी संख्या में अपने होर्डिंग और प्रचार लेकर के आते हैं कि हमारे यहाँ बेहतर है। बिल्कुल। काउंसलिंग में भी उनके यहाँ बताया जाता है कि हमारे ये है, बाद में पता चलता है। जैसे डॉक्टर के पास जब बीमारी दिखाने जाते हैं कि सर दर्द हो, लेकिन सर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं जिसके चलते सर दर्द हो रहा है, ठीक वही स्थिति वहाँ होती है। तो वैसे में जो काउंसलिंग है, गार्जियन को और बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, इसलिए कि हर स्टेट में अच्छे तो हैं लेकिन आपके स्कोर पर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना लेकर के है। उसके बाद भी दो स्थिति है, एक जिसके पास पैसा नहीं है और एक जिसके पास इतना पैसा है कि बैंक से उसको लोन मिल जाए, बैंक थोड़ी मदद कर दे तो आप अपना निकाल लेगा, वो भी चाहता है, बच्चा भी चाहता है, किसी कारण से स्कोर नहीं कर पा रहे। ये दो सिचुएशन है, इस दो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब स्कोर पब्लिश होता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट को कोऑर्डिनेशन बिठा के कॉलेज का एक लिस्ट बनाना चाहिए, जिसमें अगर अच्छा स्कोर है तो आपको एक गवर्नमेंट लिस्ट बनानी चाहिए कि इंडिया में अगर इतने स्टेट हैं तो इतने कॉलेजेस कौन से बेस्ट कॉलेज हैं। और दूसरा होता है, दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि अगर हमारा कम स्कोर है तो फिर हम क्या करें। तो टॉप प्राइवेट कॉलेज जैसे आप एक फॉर एग्जांपल मणिपाल को आप ले सकते हो, CMC विलौर को ले सकते हो, CMC लुधियाना को ले सकते हो। तो ऐसे जो कॉलेजेस हैं इनकी भी एक आपको लिस्ट बनानी है। मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे कॉलेजेस हर स्टेट में एक लिस्ट बनानी है कि हमारा बजट, अगर हमारा प्राइवेट कॉलेज में हमें जाना है तो कौन सा ओपन स्टेट्स हैं, क्योंकि हर जो स्टेट्स हैं अपने प्राइवेट कॉलेज की पूरी सीटें ओपन सीट नहीं रखा है, कहीं 13% है, कहीं सर यहाँ पे हम पूरी ओपन सीट्स हैं। हाँ बताएं कि सर ओपन स्टेट और ये क्या मतलब क्या होता है ओपन स्टेट मतलब जहाँ, कैसे समझेंगे? हाँ बताता हूँ, जहाँ पे कि कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता हो एडमिशन के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम बात कर लें कर्नाटका का, तो कर्नाटका में जो सीटें होती हैं प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट की सीट्स भी हैं, NRI सीट्स भी हैं, अदर्स कोटा की भी सीट हैं और प्राइवेट सीट्स भी हैं। तो प्राइवेट सीट्स जो हैं वो ओपन स्टेट्स हैं, कोई भी बच्चा इंडिया का कहीं का भी बच्चा कर्नाटक में स्टडी के लिए जा सकता है। अदर्स कोटा में भी कोई भी बच्चा नीट के एग्जाम क्वालिफाई मैंडेटरी है। नीट आप जब क्वालिफाई करते हैं तो आपके स्कोर के बेसिस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। काउंसलिंग के लिए सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, ये तो आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी पारदर्शिता बरती है कि अब काउंसलिंग के लिए इन्होंने प्राइवेट और गवर्नमेंट सबको मर्ज कर दिया इकट्ठा। तो एक तो
उन्होंने 2 तरह से काउंसलिंग किया है, एक 15% सीट्स प्राइवेट के लिए, और दूसरा उन्होंने कर दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और तीसरा उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसकी जो वेबसाइट है www.mcc.nic.in, जिस पे काउंसलिंग होनी है। अगर आपका बजट है तो आप वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस होगी करीबन 16 लाख से लेकर के 26 लाख तक ईयरली। तो अगर इतना एफर्ट करते हैं तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए। अगर आपका स्कोर कम है, उसके बाद हिडन कितना है? देखिए, हिडन चार्जेस तो सरकार ने जब वेबसाइट पे डाल दिया है, तो आजकल क्या है कि जो भी कॉलेज है, अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं सपोज कि हमें इन 5 या 10 कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले उनके वेबसाइट पे आप जाइए और देखिए कि उनका हॉस्टल चार्ज क्या है, एकोमोडेशन जो भी है, और ट्यूशन फी क्या है, ईयरली इंक्रीमेंट है कि नहीं, ये तो आपको मस्ट है देखना। तो अगर आप ये नहीं देखते हैं और बाद में बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा सिद्धांत सर, कि अगर मान लीजिए बच्चा अगर कम नंबर लाता है तो क्या उसको प्राइवेट कॉलेज में ही जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं? बिल्कुल, अगर कम नंबर लेके आता है तो या तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्रिपरेशन करें या सब्जेक्ट बदल दें। काफ़ी कोर्स हैं, जैसे BDS हैं, BAMS हैं। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ उनके सवाल के साथ मेरा सवाल भी है। अब जैसे कि अपने स्टेट में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जी, जो मेडिकल कॉलेज तो हैं लेकिन टीचर नहीं है। टीचर कागज पे दिखा देते हैं कि हमारे पास ये टीचर हैं। उसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमको यहाँ अपने झारखंड के में जाना है मेडिकल कॉलेज में, फीस उनका है, वो लिस्ट में है, उस लिस्ट में हमारा हो सकता है, गुंजाइश है, हमारे घर के बगल में है, लेकिन हम चले जाए तो वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। जी बिल्कुल। बाद में पता चला 2 साल बाद बंद हो गया, 3 साल बंद नहीं भी हुआ। आज ये एग्जाम हो रहा है तो परसों एग्जाम हो रहा था, कल एग्जाम हो रहा है, MCI की टीम आ रही है तो MCI की टीम कह रही है कि नहीं हम मान्यता नहीं देंगे, तो पूरा टेंशन में गार्जियन और बच्चे का समय चला जाएगा। तो कैसे करें? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले हम देखें कॉलेज कितना पुराना है और रिकॉग्नाइज है कि नहीं। अगर रिकॉग्नाइज कॉलेज है तो कम से कम 5 साल से तो ज़्यादा पुराना कॉलेज है, तो उस स्थिति में वहाँ पे PG की भी सीटें आ जाती हैं। और जब PG की सीटें आ जाती हैं तो आप मान के ये चलें कि फैकल्टी होगी ठीक ठाक, और अगर सरकारी कॉलेज है तो फैकल्टी होगी ठीक ठाक और वहाँ पे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन कोई नया कॉलेज अगर है तो ऑब्वियसली आपको पीछे रखना चाहिए उसका ऑप्शन। अगर आपको उसी कॉलेज में लेना है, क्योंकि सरकारी कॉलेज है वहाँ फीस लगती नहीं है, तो पेरेंट्स का भी एक रहता है कि भाई हमें अगर सरकारी कॉलेज में ही जाना है, तो उस स्थिति में सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉलेज कितना पुराना है और कॉलेज की फैकल्टी आप कैसे जानेंगे। तो फैकल्टी जानने के लिए आपको कॉलेज बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपके शहर में है तो आप कॉलेज जाइए, देखिए, कुछ स्टूडेंट से मिलिए और उससे पता करिए कि भाई आपका रेगुलर क्लासेस वगैरह होता है कि नहीं होता है, आपके यहाँ अच्छा पेशेंट है कि नहीं। पेशेंट तो आपको ऐसे भी OPD में जाके आप पता कर सकते हो, लेकिन फैकल्टी को पता करने के लिए कुछ सीनियर स्टूडेंट से मिलिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ ये कैसा सब कुछ है, तो फिर आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अब जैसे, या फिर कोई काउंसलर का, अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, तो कुछ ही काउंसलर को हायर कीजिए आप, थोड़े बहुत जो भी उनका अपना सर्विस चार्ज है दे करके, जिससे कि आपको वो सेलेक्ट करके रखते हैं अच्छे कॉलेज हैं या नहीं। ये बढ़िया पॉइंट है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो बता पाएंगे कि ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे ऐसी फैकल्टीज है, यहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है, और ये रिकॉग्नाइज कितना पुराना है, रिकॉग्नाइज हो पाया है कि नहीं हो पाया, PG की सीटें आ पाई, तो आपके लिए आपकी जो सरदर्दी है वो दूर हो जाएगी। सर अगर हम काउंसिल हाई कर ली जी और उसके बाद हम कॉलेज जाना चाहें देखने के लिए कि हम क्या, आपने मान लीजिए 4 कॉलेज सेलेक्ट किए और 4 कॉलेज में आपने बोला कि ठीक है, तो उस कॉलेज में जाने के बाद हम लोग को तो घुसने देगा नहीं, तो वो हम कैसे जा पाएंगे, कैसे जज पाएंगे कि कॉलेज कौन सा अच्छा? मान लीजिए 4 कॉलेज आपने दिया, उसमें से ये आप बोला कि चारों में से आप देख लो सब बढ़िया कॉलेज है, हम एक कॉलेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कैसे एंट्री, तो हमको घुसने देगा नहीं, तो कैसे हम एंट्री कर पाएंगे वहाँ, कैसे चेक कर पाएंगे कि देखिए, सबसे पहले कोई काउंसलर आपको, अगर अच्छा काउंसलर होगा तो सबसे पहले आपका एक बजट बनाएगा, आपके बजट के हिसाब से, और उसके आपके स्कोर के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करेगा। अगर आपको कॉलेज, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, अलग अलग स्टेट में कॉलेज है कि आप हर जगह जाओगे। अगर एक आध कॉलेज में आप जाते हो तो कॉलेज में जाके घूमना, कोई किसी को इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती। आप कॉलेज में जाके फैकल्टी से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, इवन आप सीनियर बच्चों से बात कर सकते हो, आप OPD में जाके पेशेंट देख सकते हो, और आजकल तो वेबसाइट पे, NMC के वेबसाइट पे जो है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो ये कॉलेज कितना पुराना है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत परेशानी नहीं है कि आप जा कर के पता नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपके पास समय कितना होगा। तो अब काउंसलर जब हायर करते हो तो काउंसलर ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी लेकर के तभी आपको बताता है कि आप यहाँ पर जाइए, ये कॉलेज बढ़िया है, और आप चाहें तो बिल्कुल जा करके विजिट कर सकते हैं। कोई भी कॉलेज कहीं भी विजिट करने में कोई आपको
परेशानी नहीं होगी। अच्छा, उस जगह मतलब जाने में कोई वैसा दिक्कत नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी। मतलब वो जाके अपना फैकल्टी से या किसी से बातचीत कर सकता अंदर में? बिल्कुल बिल्कुल, आप फैकल्टी से मिलिए, स्टूडेंट से मिलिए, सीनियर स्टूडेंट से मिलिए, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, तो मैं सीनियर स्टूडेंट अगर हॉस्टल में जाते हैं तो वो हॉस्टल में जाइए, क्लासरूम जब क्लास खत्म होता है वेट करिए, तो आपको देख के मालूम चल जाएगा। बच्चों से मिलिए, पूछिए कि फैकल्टी अच्छी है कि नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपके पास समय बड़ा कम होता है। सरकार जो काउंसलिंग करती है, इसका जो बीच में टाइम होता है, जब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, तो इसका कोऑर्डिनेशन बिठाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो उसी तो सबसे पहले तो देखिए, मैं ये सलाह दूंगा पेरेंट्स को कि एक तो ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन कर लें, जिसमें कि सारे 15% सीट्स के गवर्नमेंट कॉलेज आ जाएं। दूसरा, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाएं, और उसके बाद आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी आ जाएं। और दूसरा रजिस्ट्रेशन आपको अपने स्टेट में करना चाहिए, जहां पर कि 85% सीट्स के लिए होती है। और अगर बच्चे का कम स्कोर है तो उस स्थिति में आपको ये पता करना है, या तो आप खुद पता करिए काउंसलर के माध्यम से, कौन सा स्टेट ओपन स्टेट है, उस स्टेट में हमारा बजट कितना है, उसके बाद उस स्टेट में आपको अप्लाई करनी है। तो हो सकती है संभावना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चांस है आपको सीट मिलने की। अब कम जगह अप्लाई करेंगे तो चांसेस भी कम है, जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उतना चांसेस बढ़ जाता है आपको सीट मिलने की। सर, एक संभावनाएं बढ़ जाती है। सुधांशु सर से क्वेश्चन है। सर, अगर मान लीजिए 4 कॉलेज आपने सिलेक्ट किया, या किसी ने भी काउंसलिंग हमने हेड किया तो सिलेक्ट किए, उस दरमियान अगर हम तो हर जगह का फीस तो होगा ना कुछ, जैसे ऐसा होता है, काउंसलिंग फीस सरकार ने तय कर रखी है। जैसे अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर सेलेक्ट करते हो, प्राइवेट की बात आते हैं, गवर्नमेंट, दोनों के बारे में बताता हूँ। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आप सरकारी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ ज़्यादा फ़ी नहीं होती है, 11 से 15 हज़ार के बीच में होती है, और वो कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है, तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फीस होती है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको 2 लाख रुपए पे करना होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो रिफंडेबल होता है। लेकिन उस परिस्थिति में रिफंडेबल होता है जब आपको या तो कॉलेज ना मिले, कॉलेज का आवंटन या तो ना हो, या तो आपको आपका कॉलेज का आवंटन हो जाए और आप सीट ले लिए तब। अगर आप किसी भी स्थिति में अगर कॉलेज का आवंटन हो जाता है और सीट ऑप्ट नहीं करते हो तो वो पैसे फॉरफिटेड हो जाते हैं। तो हर स्टेट का अलग अलग स्टेट का, जैसे आपको सबसे पहले तो देखिए मैंने ये कहा कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपना एक बजट बनाना चाहिए, कॉलेज सिलेक्शन करनी चाहिए, कॉलेज की एक लिस्ट बनानी चाहिए, उसके बाद कहाँ कहाँ आप पार्टिसिपेट करोगे इसका एक प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्लान करते हो तो आपको 6 से 8 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि आपको 5 से 6 महीने बाद वापस आएंगे। इतने पैसे रखने पड़ेंगे आपको। अगर आप एक एमसीसी में आप ऑल इंडिया काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हो तो 2 लाख रुपए चाहिए, यूपी का पार्टिसिपेट करते हो तो फिर 2 लाख रुपए चाहिए, उत्तराखंड पार्टिसिपेट करते हो तो फिर 2 लाख रुपए चाहिए। तो आपको जितनी जगह पार्टिसिपेट करेंगे उतने अलग अलग अमाउंट चाहिए। कहीं कहीं पर पैसे नहीं भी लगते हैं, कम लगते हैं, तो आपको एक लिस्ट तो जरूर बनानी पड़ेगी। तो वो सर ये प्राइवेट कॉलेज के लिए आप बता रहे हैं। हाँ, और हाँ। सरकारी कॉलेज में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, कहीं 2000 कहीं 3000 रजिस्ट्रेशन फी है। तो आपके तो स्कोर के बेसिस पे आपको पता लग जाता है कि हमें सरकारी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। 3-4 साल का आप कट ऑफ स्कोर देखते हैं या फिर काउंसलर से मिलते हैं, वो भी आपको एक प्रिडिक्शन देता है कि अगर जैसे आप मेरे से एग्जांपल पूछेंगे कि अगर इस ईयर नीट में झारखंड में जो कट ऑफ होगा क्या पॉसिबिलिटीज होती है सरकारी में। तो अगर सरकारी कॉलेज की कट ऑफ देखें तो जो टेंटेटिव है, अगर हम जनरल की देखें 595 से लेकर के 600 मार्क्स तक होने की पॉसिबिलिटीज बनती है। ये टेंटेटिव है, 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर यही हम करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो 570 से 580 हो सकती है। और अगर हम बात करें BC1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओबीसी में 2 कैटेगरी हैं, BC1 BC2। तो BC1 की अगर हम लोग बात करें तो BC1 की जो कैटेगरी चांस है 580 से 590। फिर BC2 को बात करें तो उनका भी होगा 580 से 590। लेकिन अगर फिर हम बात करें SC की तो 450 से 460। और अगर हम लोग ST की बात करें तो 330 से 340 के बीच में बनेगी कट ऑफ। ये सरकारी कॉलेज के लिए हमने आपको बताया। ये झारखंड के लिए, ये झारखंड के लिए हमने बताया आपको। अच्छा। अब ऐसे भी अगर आप ऑल इंडिया के स्टेट वाइज तो अलग अलग सबकी हमारे पास, चूंकि आपके पास समय भी नहीं उतना होगा। झारखंड में भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, झारखंड में मेडिकल कॉलेज कुल मिलाकर के नए खुले हैं मैक्सिमम। हाँ जी। जो पुराने हैं कुल मिला के 3 हैं। बिल्कुल। MGM, रिम्स और वो क्या नाम है, NMC, MGM है, धनबाद, जिसका नाम अभी कुछ और हो गया। बिल्कुल, ये 3 ही हैं। इसके बाद नए खुले हैं, एम्स भी नया खुल रहा है वहाँ पर देवघर में, बाकी सब नए हैं। तो कहीं मुन्ना भाई MBBS वाली स्थिति नहीं हो जाएगी, फिजियोलॉजी के लिए जाए और हमको डेड बॉडी ही नहीं मिले। सर, सरकारी कॉलेज में चूंकि देखिए होता यह है कि NMC की टीम आती है वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से,
तो मैं समझता हूं कि वो सारी तकनीकी टेक्निकल पहले जैसा अब नहीं रहा, सारी चीज़ें पारदर्शी हैं, तो वो लोग उसको देखते हैं उनकी फैकल्टी कैसी है, उनके यहाँ जो प्रैक्टिकल होगा उसके लिए कैडवर है कि नहीं है, या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सुनने में हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन हम तो रिम्स और इसकी जानते हैं कि वहाँ पर कैसे उस समय जुटा दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है रिटायर्ड का कि हमारे यहाँ है और काम करा रहे हैं और मान्यता ले ली जाती है। ये जो संकट है ना, बच्चे को डॉक्टरी पढ़नी है, सिर्फ डिग्री नहीं लेना है, पढ़नी है और पढ़ के करनी है, तो उसको डेड बॉडी भी चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्ट चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो सर इसके लिए देखिए 2 चीजें प्लान करनी पड़ेगी। पहला प्लान तो ये करना पड़ेगा कि अगर हमारे स्टेट में कितनी मदद हम आपकी ये मदद करेंगे कि अगर सपोज झारखंड में 3 पुराने कॉलेज हैं, 3 नए कॉलेज हैं, 3 नए कॉलेज में अभी तक जो परमिशन आई है, एक कॉलेज की आई, 2 कॉलेज के नहीं आई है, ठीक है, और 2 प्राइवेट कॉलेज में, एक टाटा मणिपाल लास्ट ईयर का कॉलेज है, 2020 में स्टार्ट हुआ है, और एक इस साल ही स्टार्ट हुआ है पलामू में, जो चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में अभी पूरी डिटेल जानकारी हमारे के पास नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें झारखंड में ही कॉलेज सिलेक्शन करने की, तो हम बिल्कुल बताएंगे कि पहला ऑप्शन लोगों को रिम्स ही रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पुराना कॉलेज है और मैं समझता हूं कि फैकल्टीज भी अच्छी हैं और पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। दूसरा ऑप्शन आप रख सकते हैं रिम्स में, अगर हम माने तो आज कितने सीट है वहाँ पर? 150 सीटें हैं। 150 सीट, 150 सीट में झारखंड के लिए कितना? झारखंड के लिए 85% सीट्स होगा। 85 तो 85 और उधर कर लीजिए, आपको करीब करीब इसका आधा हो जाएगा, जी, करीब करीब 150 के आसपास। जी 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 150 जो है, 150 सीटें में 15% सीटें ऑल इंडिया को चली जाएगी, ऑल इंडिया को चली जाएगी, बाकी जो सीटें बचेगी वो स्टेट के लिए बचेगी। तो वैसे सब बच्चे इसमें आ जाएंगे? नहीं, सब बच्चे तो नहीं आएंगे। अब उसके लिए सब करने के लिए हमें जगह चाहिए, और यहाँ से बाहर अगर जाते हैं तो बाहर में आप पहले जो बता रहे थे कि बाहर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होंगे, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज होंगे जो बेहतर होंगे, वहाँ जाकर करने से हो जाएगा, ताकि गार्जियन प्लान, अभी तो मौका है हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जब तक मानिए सुप्रीम कोर्ट नहीं क्लियर करता है तब तक मौका है हमारे पास, इस मौके का हम क्या फायदा उठा सकते हैं? गैप जो है हमारे पास, इसके लिए हम तो सबसे पहले टॉप इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। जो टॉप इंस्टीट्यूशन के पहले हमको लगता है कि हम अगर काउंसलर से बात करें, काउंसलर के पास सारी जानकारी है, जी बिल्कुल। उसके साथ साथ हम अगर ये क्या नाम है वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट पर देखते हैं, तो ये 2 तीसरे की कोई जानकारी है तो उससे भी कर लेते हैं, हर जगह क्रॉस चेक करके तब हम आगे। बिल्कुल। तो इसमें यह है सर कि सबसे पहले तो आप जब अभी चूंकि समय भी है पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को अगर स्कोर तो पता ही चल जाता है रिजल्ट के बाद कि हमारा इतना स्कोर है, तो इतने स्कोर में हम तो पहले देखेंगे कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है मिलने की। उसमें जो टॉप कॉलेजेस हैं, अगर सपोज एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ कि किसी बच्चे का 650 नंबर है, तो 650 नंबर है तो सबसे पहले तो एम्स से ट्राई करेगा वो। एम्स के बाद सबसे पहला उसका प्लान जो होगा उसमें आएगा कि हमको मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली चाहिए। दूसरा ऑप्शन वो सफदरजंग मेडिकल कॉलेज बनाएगा। तीसरा अगर वो बनाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो वो चला जाएगा, मान के चलिए DU के जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद वापस वो चले जाएंगे BJ मेडिकल कॉलेज पुणे, फिर चले जाएंगे ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, वापस SMS चले जाएंगे वो जयपुर, फिर आ जाएंगे आपका कैलकाटा मेडिकल कॉलेज कोलकाता, फिर चले जाएंगे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, उसके बाद वापस चले जाएंगे फिर मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, फिर चले जाएंगे बैंगलोर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। तो ऐसे जो टॉप कॉलेज हैं वहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे, जो मैं टॉप स्कोर का बताया। उसके नीचे फिर आप आएंगे तो अब क्या है कि अगर मान के चले उससे मेरा कम स्कोर है तो फिर हम उसके नीचे के कॉलेज देखेंगे, उसमें क्या बेस्ट है उसका हम प्लान करेंगे कि हमको टॉप से, जब हम काउंसलिंग करते हैं और चॉइस फिलिंग करते हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन है वहाँ से हम नीचे आते हैं। अगर हमको गलती से सपोज कि मान के चलिए हमको जो कॉलेज नहीं चाहिए और हमने डाल रखा है ऑप्शन, पहला तो या तो हम ऑप्शन डालें नहीं, चाहे हमें सीट मिले या ना मिले उसके ऑप्शन ही हम ना डालें, और अगर डालें तो फिर ये मान के चलें कि अगर हमें अपग्रेडेशन में जाना है। लेकिन एक दूसरी परेशानी क्या आएगी, आप अगर अपग्रेडेशन में जाते हो और अगर आपको सीट फिर वही कंटिन्यू रह जाती है तो फिर तो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट प्लान ये होगा कि अगर पेरेंट्स खुद से काउंसलिंग करते हैं, किसी भी काउंसलर का अगर उनको नहीं ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो उनको ये बेस्ट प्लान करना चाहिए कि इंडिया में टॉप कॉलेज कितने हैं। सबकी ग्रेडिंग बनी हुई है 1 2 3 4 5 6, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करें सीक्वेंस, उसको कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन के साथ अगर आप प्लान करते हैं तो बेहतर होगा, अदरवाइज तो बहुत परेशानी आएगी। इसमें अगर हम फिलहाल सरकारी मेडिकल कॉलेजों का ले लें तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ऑप्शन नहीं डाला, सब जगह हमारे लिए ऑप्शन ही ऑप्शन जी है। बिल्कुल सारे ऑप्शन तो ऑप्शन हमारे लिए जब खुले हुए हैं पूरे के पूरे, तब वैसी स्थिति में सस्ता और महंगा दोनों खोजेंगे हम। बिल्कुल अगर रिम्स में नहीं होता है तो इसमें क्या स्थिति है? एक ही तरह का फी स्ट्रक्चर है या अलग अलग फी स्ट्रक्चर? जैसे एम्स में अगर होता है तो वहाँ, मुंबई में होता है तो वहाँ, रिम्स में होता है तो फी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 50,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की सरकारी कॉलेज की फी होती है। अब वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होती है। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे
जाएंगे तो किसी किसी कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए है, किसी की 90,000 है, किसी की 1.25 लाख है, किसी की 1.5 लाख है। तो आप एक मिनिमम मान लो। अब रिम्स में अगर 4 जनरल कैटेगरी का बच्चा जाएगा तो मैं टेंटेटिव बताता हूँ कि फी होगी 18 से 20,000 रुपए साल की, सालाना। पहले तो फ्री में ही पढ़ाई हो जाती थी। हाँ, फ्री में हो जाती। तो तब आपको मान के चलना पड़ेगा 10,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की सरकारी कॉलेज की फी है। तो आप उसमें आपको डिसाइड करना होगा कि हमको 10,000 वाला सेलेक्ट करना है और 1.5 लाख वाले के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा कि इनकी फी, सबकी फी देखनी होगी। उसके लिए अलग अलग सारे कॉलेज की वेबसाइट दी हुई है, या हर स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, अब सपोज ऑल इंडिया पे आप जाते हैं तो उनके साइट पे उस सबकी फ़ी दी होती है। तो आपको फ़ी दिख जाता है जब आप काउंसलिंग करते हैं और चॉइस फिल करते हैं, उस समय सारे कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर आती है। तो आपको दिखता है कि 10,000 रुपये फ़ी है कि 20,000 है या 1.5 लाख रुपये फ़ी है। तो आप एक प्लान बना लें कि मुझे इससे ज़्यादा की फ़ी में नहीं जाना है, इतने फ़ी के अंदर ही रहना है, तो हम उसी कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। एक और बात है कि बच्चे जी और गार्जियन जी उनको यह आश्वस्त होना चाहिए कि कहाँ उनको बैंक से मदद मिल सकती है, किस तरह के कॉलेजेस में कितना मदद मिल सकता है और कितना उनको चाहिए अपने पास पूंजी। जैसे आपने बताया काउंसलिंग के लिए इतना 8 लाख रुपए के आसपास आपको रखना पड़ेगा। ये सर मैं प्राइवेट कॉलेज के लिए बताया। हाँ, प्राइवेट के लिए पूंजी चाहिए ना। अगर हम जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, हमारा सबका तो हो नहीं जाएगा, सबका नहीं, तो प्राइवेट में जाना होगा, तो उसके लिए तो उनको बना के रखना पड़ेगा। कैसे करना है? सर देखिए, इसके लिए क्या है, बैंक का अलग अलग बैंक की अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। और मैं समझता हूं कि जो कॉलेज रिकॉग्नाइज कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसके लिए इंडिया में 20 लाख तक का एजुकेशन लोन इजी वे में मिल जाता है। अगर आपका सपोज पेरेंट्स का प्रोफाइल सपोर्ट करता है, जैसे ITR फाइल सपोर्ट करता हो, या कॉलेज इंस्टीट्यूशन अच्छा है, तो उस स्थिति में आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाता है आसानी से। और रह गई प्राइवेट कॉलेज में सिक्योरिटी मनी के डिपॉजिट की बात, तो सर ये आप लोन लेके नहीं कर सकते हैं, ये आपको खुद से देखना होगा। आपको बच्चे के लिए पहले से प्लान करना होगा कि हमारे पास कितना पैसा है, जिससे, क्योंकि आपको लोन सर काउंसलिंग के लिए नहीं मिलेगी, काउंसलिंग के लिए लोन नहीं मिलेगी। एकेडमिक जब आप एडमिशन ले लेते हो तो जो ट्यूशन फी होती है उसके लिए आपको लोन मिल सकती है। सर जी सर, एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि आप जो बोल रहे हैं कि लोन के लिए जी, तो मान लीजिए अगर हम जितने प्राइवेट कॉलेज के या सरकारी कॉलेज सभी के लिए लोन मिल जाएगा? देखिए, सरकारी कॉलेज की तो ट्यूशन फी होती है बहुत कम, तो बिल्कुल लोन मिल जाएगा आपको। मान लीजिए किसी के पास नहीं हो सर, बिल्कुल 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 लोन मिलेगा। और मान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर हम लोन लेते हैं, बिल्कुल इनकेस अगर हम लोन लेते हैं, तो नया कॉलेज और पुराना कॉलेज जो बैंक देखेगा या फिर? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बैंक देखेगा। बैंक का ये देखता है कि ये इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज है कि नहीं। अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो रिकॉग्नाइज नहीं है तो बैंक ऑब्वियसली चाहेगी कि भाई हम बैंक लोन नहीं दें। तो उस परिस्थिति में फिर पेरेंट्स को गारंटर बनना होगा या मॉर्गेज रखनी होगी, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी होगी, तभी आपको बैंक लोन देंगी। मतलब वो नया कॉलेज को चांसेस कम होता है क्या सर? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ये देखती है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी, सबसे पहले क्या है कि कितना पुराना है। अगर नया कॉलेज है तो नया कॉलेज है तो नए कॉलेज पे भी बैंक लोन दे सकती है, लेकिन उस स्थिति में हो सकता है कि बैंक मना करे कि हम आपको बिना गारंटी के लोन नहीं देंगे। तो उस परिस्थिति में आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी पड़ सकती है, या फिर पेरेंट्स को गारंटर बनना पड़ सकता है। जैसे लाइक उनका ITR रिटर्न सपोर्ट क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल्स हैं। अब अंतिम सवाल, कम स्कोर वाले बच्चों को, जिनके कम स्कोर्स हैं, किस स्टेज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर हमारे लिए गुंजाइश हो सकती है? बेहतर कॉलेज भी मिल सकता है, गुंजाइश हो सकती है और गार्जियन अफोर्ड भी कर सकते हैं। देखिए सर, अभी कम स्कोर वाले बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में, जो हम प्राइवेट कॉलेज के लिए हम लोग बात कर, प्राइवेट या सरकारी सर? प्राइवेट में कम स्कोर के बच्चों को हमें जो जानना चाहिए, अभी सबसे पहला स्टेट होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा होगा बिहार, तीसरा होगा राजस्थान। इन तीनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो बाद में फर्स्ट और सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद, जैसे मध्य प्रदेश, वो भी सीटें देती हैं आउटसाइडर बच्चों को। तो उस स्टेट को भी आपको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी ट्यूशन फी कम है। लेकिन लो स्कोर में आपके लिए जो आज के डेट में जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, यूपी बनती है, बिहार बनती है, उत्तराखंड बनती है। ये आप ये 3-4 स्टेट को मान के चले। मणिपाल वगैरह में गुंजाइश नहीं है? मणिपाल में अगर कम स्कोर है तो सर, कम स्कोर का मतलब होता है अगर हम देख लें, अब इसमें अलग अलग स्कोर देखना पड़ेगा, इसलिए हाँ, उस स्थिति में फिर तो आपको एक तो डीम्ड भी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। एक तो पहला डीम्ड में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जो ऑल ओवर इंडिया के जो ऑटोनोमस बॉडी हैं, तो एक तो वो करना चाहिए। उसके बाद आपको कम स्कोर में करना चाहिए कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, यूपी मैंने बता दिया, बिहार बता दिया, राजस्थान बता दिया। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ कर सकते हैं, उत्तराखंड आप कर सकते हैं, ऐसे कॉलेजेस, हिमाचल प्रदेश कर सकते हैं, पंजाब में ओपन सीट्स नहीं, हरियाणा कर सकते हैं आप, केरला कर सकते हैं आप,
तमिलनाडु कर सकते हैं आप, पुडुचेरी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम स्कोर वाले बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो वो जो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें कॉलेज कैसे सिलेक्ट करेंगे? कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए अब देखिए सर, सबसे पहले तो आपको एक बार घूम आना पड़ेगा वहाँ पर। आपको नहीं घूमना आना तो पॉसिबल नहीं है। काउंसलर से बात करें, आप काउंसलर से बात करिए, वेबसाइट देखिए, कॉलेज के वेबसाइट देखिए और कॉलेज के एनएमसी के साइट पर देखिए कॉलेज कितना पुराना है। अगर वहाँ से आपको पता चलता है कॉलेज रिकॉग्नाइज है, और आप एक 10 कॉलेज सेलेक्ट कीजिए कि हर स्टेट का अलग अलग कॉलेज होगा। जैसे सपोज कि हमने यूपी में 4 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, बिहार में 2 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, राजस्थान में 2 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कर्नाटका में 2 कॉलेज कर लिया। तो ऐसे कॉलेजेस को हम एनएमसी के साइट पे देखेंगे कि कितना पुराना कॉलेज है, इनका ट्यूशन फी क्या है, कॉलेज के वेबसाइट पे जाके देखेंगे, इनका जो ओपीडी है वो कितना है, फैकल्टी अच्छी है कि नहीं है। तो इससे आप काफ़ी पता कर पाएंगे। और अपना पॉकेट भी देख लें, काउंसलिंग के लिए पैसे भी देख लें कि काउंसलिंग के लिए पैसे हैं कि नहीं, और उनका जी बिल्कुल सर। मेडिकल काउंसलिंग के बारे में अभी हमने बीच बहस में बातचीत की, अभिभावकों के लिए भी और जो बच्चे इसको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर पाएँ उन सब के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।